सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आज का हमारा हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर आज की क्लास चलने वाली है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर। तो सभी कैडेट्स फटाफट जुड़ जाएं और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं और चैट बॉक्स में बता दो कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि भैया आपका एग्जाम ना बिल्कुल कल ही आने वाला है। ठीक है, तो 21 फरवरी, तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है 21 फरवरी को आने वाला है, 21 फेब। तो मतलब आज जो है सैटरडे, मतलब कल संडे, तो कल आपका एग्जाम है। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग, जितने भी कैडेट्स देख रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्ड करें, कल एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, बहुत सारे कैडेट्स का कल एग्जाम है, हो सकता है कुछ कैडेट का बहुत दिनों बाद भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ यूपी वाले जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम है कल है, सी सर्टिफिकेट वालों का। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है, और चैट बॉक्स में बता दो सभी। और जो भी कैडेट इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहा है, मतलब कि इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहा है, तो वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करे। ठीक है, जो भी कैडेट इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो वो कैडेट कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपना नाम कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चलता है कि कौन कौन कैडेट इस क्लास को देख रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, और आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ ताकि आप सभी को और अच्छे से दिखाई दे। तो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी तो चल रही होगी। आई होप कि सभी लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, चल रही है या नहीं चल रही है सभी लोग? और पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, जिनका भी एग्जाम है ना पेपर को खाली ना छोड़े। ठीक है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। चाहे आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो या सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, दोनों भी कैडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन, तो ये जो है इसके ऊपर आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी सर्टिफिकेट के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज हाइजीन। तो आपको बताना है कि हाइजीन क्या है, स्वच्छता क्या है। ठीक है, स्वच्छता की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है, तो जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइजीन क्या है, तो याद रखिएगा सभी कैडेट्स, यह विज्ञान की एक शाखा है। हाइजीन क्या है, तो यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हाइजीन इज द साइंस विथ डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, हाइजीन इज द साइंस विथ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, तो ये जो है हाइजीन की डेफिनेशन है, ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांत के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। हाइजीन इज द साइंस विथ डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, जब हम एनसीसी करते थे ना, जब हम एनसीसी करते थे तो हम पूरे के पूरे ये क्वेश्चन के आंसर ना रट लेते थे इंग्लिश में। हाइजीन इज द साइंस विथ डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ इज कॉल्ड एज हाइजीन। ठीक है, तो हाइजीन क्या है, तो एक विज्ञान की शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांत के प्रसार का अध्ययन किया जाता है, जो कि 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जल को शुद्ध करने की विधियां लिखो। भैया ये वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन ना 2 तरीके से पूछा जाता है। पानी को शुद्ध करने की तरीके लिखो। ठीक है, पानी को शुद्ध करने के तरीके लिखो, जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां लिखो। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके से चलिए, मुझे ना खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है अभी। ठीक है, कुछ दिन हो गए। तो जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, तो उबालना और आसवन विधि, छानना, रोगाणुनाशक, अवक्षेपण और क्लोरीनीकरण। ठीक है, यह जो विधि है जिसके द्वारा हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो स्टेरिलाइजेशन है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, क्लोरिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, फिर उसके बाद में बॉइलिंग है। ठीक है, ये जो है क्या है, तो ये जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां है, आप सभी को पता होना चाहिए।
जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है बी एंड सी, ठीक है। बी और सी वाले दोनों भी कैडेट्स रट लीजिए और साथ में ए वाले कैडेट्स भी इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि मलेरिया से बचाव के उपाय लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मलेरिया से बचाव के उपाय लिखो, तो क्या क्या मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं? तो डीडीटी रसायन का छिड़काव हमें करना है, ठीक है। जो डीडीटी एक स्प्रे होता है उसका छिड़काव आप सभी को करना है, ठीक है। उसके बाद में मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। पॉसिबल हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग करें। अब मच्छर भगाने वाले साधन कौन से, जो कि मॉर्टिन है, ऐसे 2-3 साधन, ठीक है, तो उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। उसके बाद में उचित रूप से शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा कोशिश करो कि फुल कपड़े पहनो, ठीक है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट या हाफ कपड़े नहीं पहनना है जिसकी वजह से कि आपको मच्छर काट सकता है, तो इसलिए कोशिश करो कि फुल साइज के कपड़े पहनो, मतलब कि फुल वाले कपड़े पहनो, ठीक है। पूरा शरीर को जो ढकेंगे ऐसे कपड़े पहनो, ठीक है। ऐसे वस्त्रों का आपको प्रयोग करना है। उसके बाद में घर व आसपास पानी जमा नहीं होना देना है, ठीक है। मान लो अगर आपके आसपास कहीं ड्रेनेज होती है तो कोशिश करो कि वहां पे ना ज्यादा से ज्यादा पानी वहां पे नहीं रुका होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में नालियां आदि में मिट्टी का तेल छिड़के, ठीक है। तो जहां पे भी ड्रेनेज है, आपके आजू बाजू में लगता है आपको ड्रेनेज है, तो वहां पे मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उसमें अगर मच्छर होते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यही मलेरिया से बचाव के उपाय। अगर आपको मलेरिया से बचना है तो ये आपको ये उपाय याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिए सभी कैडेट, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए उसके बाद में बात करेंगे मच्छर और मक्खियों द्वारा फैलने जाने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखो, ठीक है। किसके द्वारा फैलने वाली, मच्छर और मक्खियों के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, उनके नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो भैया मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। डेंगू, दस्त, हैजा, टाइफाइड और फाइलेरियासिस, ठीक है। ये जो है मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आई होप कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है और सभी कैडेट्स आप सभी के चार्ट में पढ़ रहा हूं और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आपका कल एग्जाम है, ठीक है। जो भी यूपी वाले बच्चे हैं हमारे सी वाले, तो कल उन सभी का एग्जाम है, तो उनके लिए ये आज की है लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो कल उनके लिए आज की ये लास्ट क्लास होगी। ऑलमोस्ट मैंने सभी टॉपिक आप सभी को पढ़ाए हैं, सिर्फ मैंने एक ही टॉपिक नहीं पढ़ाया, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। इसके ऊपर हमने नहीं पढ़ा है, बाकी ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर किया है। बात करते हैं उसके बाद में संतुलित आहार से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो संतुलित आहार से आप क्या समझते हो? तो संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं, संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में एवं उपस्थित होते और जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते, उन्हीं को ही हम संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उन्हीं को ही हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। और 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से ना मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए फ्री है, ठीक है। एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम जो है एक अच्छे पीपीटी के जरिए, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए, ठीक है, एक अच्छे कंसेप्ट वाइज हम सभी चीजें हम समझने वाले हैं, ठीक है। अभी जो ये बैच चल रही है, ठीक है, अभी जो ये बैच आप सभी जो है 2021 में आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, सभी कैडेट, तो ये बैच तो आपके लिए नहीं होगा, लेकिन जो बैच नेक्स्ट वाली बैच आएगी, मतलब जो 2022 में जो नए कैडेट्स भर्ती होंगे या जो बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स होंगे 2022 का जो एग्जाम देने वाले, उन सभी के लिए थोड़ा सा आगे चल के ना एक नया कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो। कुछ ना कुछ अब थोड़ा सा नया इनोवेशन करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाने का जो तरीका है, टीचिंग स्किल है, थोड़ा सा और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 मार्च से हमारी जो टीचिंग स्किल है वो एकदम प्रॉपर तरीके से होगी, ठीक है, जिसमें आपके साथ हम बात कर सकते हैं, हमारे साथ आप भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो आएगा बिल्कुल 1 मार्च से होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे 21 फेब वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम है, ठीक है, तो उनके लिए नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो आप अच्छे से आपका एग्जाम लिखिए, ठीक है।
चलिए उसके बाद बात करते हैं मन की विशेषताएं लिखो। तो मन की विशेषताएं क्या है? तो अच्छी भूख लगना, ठीक है, प्रसन्नचित्त अभिवृत्ति, अच्छी नींद आना, उत्तम शारीरिक क्षमता और उत्तम प्रवृत्ति, मृदु स्वभाव। ये क्या है भैया? ये जो है स्वस्थ मन की विशेषता है, ठीक है। आपको कब पता चलेगा कि आपका मन जो है एकदम स्वस्थ है? बिल्कुल, ठीक है। कब पता चलेगा आपका मन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ऐसा फील कब होगा? तो देखिए, तो इसके कुछ विशेषता है, जैसे कि अगर आपको अच्छी भूख लगती है तो मान लीजिएगा कि आपका जो मन है वो स्वस्थ है। प्रसन्नचित्त अभिवृत्ति, अच्छी नींद, अगर आप रात को अच्छी तरीके से सोते हो, नींद अच्छी आती है आपको, तो भी आपका जो स्वस्थ मन जो है आपका स्वस्थ है, बिल्कुल, ठीक है। उत्तम शारीरिक दक्षता और उसके बाद में उत्तम प्रवृत्ति, मृदु स्वभाव, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है भैया? ये उत्तम स्वस्थ मन की क्या है? विशेषता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बी एंड सी वाले बच्चे, ठीक है, बी एंड सी वाले बच्चे इसको रट लीजिए अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होती है, ठीक है। तो कुछ आपको कम से कम ना इसमें से 5, 6, 7, 8 नाम तो भी आपको याद रखना है, रट लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से सामान होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले बैंडेज होते हैं, चिपकने वाली टेप होती है, रुई का रोल होता है, कैंची होता है, रबर के दस्ताने, पेन, टॉर्च, चिमटी, त्रिकोणीय और रोलर बैंडेज होता है, थर्मामीटर होता है, तौलिया या साफ कपड़ा, साबुन होता है, ठीक है। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम व घोल, फिर पेट्रोलियम जेली और सुई सेफ्टी पिन, ठीक है। ये जो है वो एक किस में होती है? तो प्राथमिक चिकित्सा किट में, जिसको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है, आप सभी को पता है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स में ये वाली चीजें होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भैया वेट में पानी पीता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो है क्या क्या चीजें होती है? तो ये विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले बैंडेज, चिपकने वाली टेप, रुई का रोल, कैंची के दस्ताने, ओके, कैंची, रबर के दस्ताने, उसके बाद में पेन, टॉर्च, चिमटी, त्रिकोणी और रोलर बैंडेज, थर्मामीटर, तौलिया व साफ कपड़ा और एक साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम व घोल, ठीक है। ये सारी की सारी जो है एक फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, रट लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में मैं यहाँ पे सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, ठीक है। सभी कैडेट्स याद रखिए, सिर्फ 2 मिनट मैं लेना चाहूंगा, ठीक है। जो बच्चे बोर वाले थोड़ा सा वो थोड़ा रेस्ट करिए 2 मिनट तक, ठीक है। तब तक मुझे जो है एक इंफॉर्मेशन सभी को बतानी है। देखिए, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आपका बी और सी का जो एग्जाम होगा ना, वो सेम इसी तरीके से होगा, इस बात को भी याद रखिए। जो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे वो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को याद रखिएगा, इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बात करेंगे, अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, तो अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम कुछ ही दिनों में देने वाले हो और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, कुछ भी आपने पढ़ा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलने वाले टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ भी आप पढ़ोगे ना, आपका बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास हो गए, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। अब बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फी 199 रुपीज है। अगर आप बी सर्टिफिकेट की कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए, अगर आप बात करते हैं, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, उसके बाद में 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इतना भी सब कुछ आप पढ़ लेते हो ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब सी सर्टिफिकेट की कोर्स की फी 199 रुपीज है। अगर आप इस कोर्स को पढ़ना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए,
अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर पेमेंट कैसे करें, क्वेश्चन पेपर आएंगे कैसे हमारे पास। तो देखिए पेमेंट करने के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड्स जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे और व्हाट्सएप पे, इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है पेपर के रिलेटेड तो आप मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर तो दिया है, तो आप सभी को व्हाट्सएप कॉल पे मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा। आप बात भी कर सकते हो मेरे साथ व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए बात करके भी आप परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही लेना है, बात करो फिर उसके बाद परचेस करो। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्टेड तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ना बोर हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर आप रोज रोज ना क्या यही बताते हो सभी चीजें। ठीक है, लेकिन क्या है, बताना पड़ता है। आप ना अभी लाइव के बाद, आप खत्म लाइव हो जाने के बाद आप तो नहीं देखोगे ना। ठीक है, तो जो हो सकता है ऐसे कुछ कैडेट हो हमारे जिनको इन मॉडल क्वेश्चन पेपर की जरूरत हो, तो वो कर सकते हैं परचेज। ठीक है, उनकी पढ़ाई हो सकती है अच्छे से। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो रेबीज के लक्षण लिखो। तो रेबीज के क्या क्या लक्षण है, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो रेबीज जो है वो कुत्ता और बिल्ली काटने से होता है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, रेबीज जो ये डिसीज होता है, तो रेबीज किससे होता है, कुत्ता या बिल्ली के काटने से रेबीज होता है। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि रेबीज के लक्षण क्या 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 है। ठीक है, तो रेबीज हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो गले की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होना। ठीक है, उसके बाद में पीड़ित व्यक्ति को कुत्ते की तरह भौंकने की आदत लगना। उसके बाद में बेचैनी, पक्षाघात, भ्रम, अनिद्रा और निगलने में कठिनाई इसके अन्य लक्षण है। उसके बाद में दिमागी संतुलन बिगड़ जाना और पानी से डरने लगना। तो ये सारे के सारे रेबीज के लक्षण है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और याद रखिए। और जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने बताया था, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें वही बच्चे हैं जिन्होंने इस कोर्स को पेड किया है, मतलब कि पेड वाले बच्चे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसलिए जो है मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे हैं जो पेड वाले, और उनको ये सारे के सारे पीडीएफ्स हमेशा उनको मिलते रहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना, चाहे आप बी के हो या सी के हो, ठीक है, बी एंड सी वाले दोनों के भी एग्जाम में आने वाला, इसलिए मैं बोलता हूं यहाँ पे रट लो। क्या बोलूंगा मैं, सिर्फ एक ही बोलूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा कि रट लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आ गया है आपके एग्जाम में। जो बच्चे जिनका भी एग्जाम कल 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फेब को जिनका भी एग्जाम है, वो अभी रट लो इसको। ठीक है, कम से कम इतने सारे नाम है तो कम से कम 5 नाम तो भी याद रख के जाओ जाके। जब आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5 नाम तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कल जिनका भी 21 फेब को एग्जाम है, सी वाले बच्चे रट लीजिए इस क्वेश्चन को, आने वाला है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, फ्रैक्चर के प्रकार लिखो, अस्थिभंग के प्रकार लिखो। ठीक है, कौन से फ्रैक्चर से, तो साधारण अस्थिभंग, संयुक्त अस्थिभंग, बहु अस्थिभंग, विखंडित अस्थिभंग, पेंचदार अस्थिभंग, अपूर्ण अस्थिभंग, अंतघट्ट अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, तनाव अस्थिभंग। ठीक है, जो सी वाले बच्चे कम से कम 5 नाम तो भी रट लीजिए अभी के अभी। ठीक है, कुछ 5 नाम रट लीजिए ताकि कल आपका एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन उसमें आने वाला है, ताकि आप जो है सही तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर उसमें लिख सको। ठीक है, तो जल्दी से रट लीजिए सभी। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसी भी 5 योगासन के नाम लिखो। जो बी वाले बच्चे रट लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बी वाले बच्चे रट लीजिए इस क्वेश्चन को। बी वाले बच्चे बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो किसी भी 5 योगासन के नाम आप सभी को लिखना है, जैसे कि शवासन है, शीर्षासन है, त्रिकोणासन है, हलासन है, गरुड़ासन है, चक्रासन है। ठीक है, और बहुत कितने सारे आसन है यार, सभी के नाम लिख दो, जिनके भी आपको नाम पता है ना लिख दो। ठीक है, 5 नाम लिख दो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से आप जो है 5 में से 5 ये आउट ऑफ मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनेगा कि बिच्छू के काटने पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, बिच्छू के काटने पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो बिच्छू के काटने पे या सांप काटने पे। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जो सी वाले बच्चे कल एग्जाम जो देने वाले, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, या इसके लिए और में आपको मिलेगा सांप के काटने पे क्या उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, तो बिच्छू के काटने पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो पीड़ित को सीधा लेटा देना है, सोने ना दे उसको, सिर्फ लेटा देना है उसको। अगर मान लो आपको बिच्छू काटता है तो क्या करना है, अगर कोई वहां पे अगर होता है
तो उसको पहले तो ऐसे लेटा देना है, सोने उसको सोने को मत बोलो नहीं तो सो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में घाव को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक घोल से धोकर साफ करें। अगर वहां पे होता है एंटीसेप्टिक घोल तो उसको अच्छे से धोना है, ठीक है, और साफ करना है। उसके बाद में घाव के ऊपर की ओर कसकर पट्टी बांधे, ठीक है, कसकर पट्टी बांधे। मतलब कि मान लो भैया तो मान लो मेरे को बिच्छू जो है कहाँ पे, यहाँ पे उसने काटा है, डंक मारा है बिच्छू ने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रुमाल या कुछ ऐसी चीज से मैं यहाँ पे इतनी मतलब कि एक क्या कहूंगा, एक पट्टी बांध दूंगा, कसकर पट्टी बांध दूंगा, ठीक है, ताकि उससे क्या है कि थोड़ा सा जो बिच्छू का जहर वो इधर उधर भी ना जा सके, ठीक है, बिच्छू का जहर मेरे इधर उधर ना जाए, ठीक है। इसलिए जो है मैं कसकर क्या करूंगा, तो एक पट्टी बांध दूंगा, ठीक है। उसके बाद में पीड़ित को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, आपको तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। पीड़ित को आश्वस्त करते रहे और उसका धैर्य बंधाए रहे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, आप सभी एनसीसी कैडेट याद रखिए, ठीक है। आप सभी एनसीसी कैडेट एक बात याद रखिए, ठीक है। मान लो जब भी आप कहीं पे भी होते हो, ठीक है, कहीं पे भी हो आप, ठीक है, आप एक एनसीसी कैडेट हो, आप कहीं पे भी हो, मान लो आपके आजू बाजू में कहीं पे भी जहां पे आप होते हो वहां पे कोई भी हो, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो, तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखिए, तो उस पीड़ित का, ठीक है, उस व्यक्ति का, उस पीड़ित का धैर्य आपको बनाए रखना है, ठीक है। मतलब कि मान लो किसी का वहां पे एक्सीडेंट होता है जहां पे आप होते हो, तो कोशिश करो कि उसका धैर्य आप बनाए रखो। अब धैर्य आप कैसे बनाए रखोगे, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि भैया कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक है, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो चाहे आपको बिच्छू काटने दो, सांप काटने दो, ठीक है, या जो भी कुछ भी हो, ऐसी दुर्घटना हो, तो वहां पे सबसे पहले तो आपको सभी का मनोबल बढ़ाना है, धैर्य बढ़ाना है, ठीक है। तो ये काम आप, एक बात तो ये काम आप सीख लीजिए, ठीक है। कुछ भी हो, कोई साइकिल से भी गिरो या किससे भी गिरो, मतलब कि कोई भी दुर्घटना हो, ठीक है, चाहे फिसल के गिरो या कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, उसका धैर्य बढ़ाना है, ठीक है। मतलब कि उसको मोटिवेट करना है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, ज्यादा चोट नहीं आई है, सब बराबर होगा। मतलब कि आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, ठीक है। ये काम आपको जिंदगी में, आपके लाइफ में करना है, ठीक है। तो अभी सभी लोग ये काम आपको जीवन में तो करना ही होगा, ठीक है। आप एक एनसीसी कैडेट के तौर पर एक आपकी भूमिका होगी। चलिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि स्वच्छता का क्या महत्व है। तो स्वच्छता का क्या महत्व है भैया, ठीक है, हमारे समुदाय का जो स्वास्थ्य है वह स्वच्छता पर निर्भर करता है, याद रखिए, ठीक है। मोदी जी इतना अभियान चला रहे, एक भारत स्वच्छ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत वो तो अलग है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। तो स्वच्छता का क्या महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है स्वच्छता का। हमारे समुदाय का पूरा जो स्वास्थ्य है वो स्वच्छता पर निर्भर करता है, ठीक है। जिस भी समुदाय में, जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हो, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हो, अगर वहां पे पूरा स्वच्छ, वहां पे पूरा क्लीनलीनेस अगर होता है तो वो सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी मानी जाती है। अगर वहां पे पूरा गंदगी होती है, ठीक है, तो कैसे फील होगा। आप सोच के देखो भैया, जहां पे एक सोसाइटी है, जहां पे आप एक मोहल्ले में रहते हो, वहां पे पूरा कचरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, आपके घर के पास, आपके आंगन में कचरा हुआ है, ठीक है, आपके आजू बाजू में सब कचरा कचरा पूरा है, तो कैसी पूरी बेकार बास आ जाएगी वहां पे। मतलब कि एक आप सोच सकते हो कैसी फील आती है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे समुदाय का जो स्वास्थ्य है वो स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो स्वच्छता हमें हर जगह पे रखनी है, जाके पानी हो, जाके भोजन हो, ठीक है, तो सभी जगह पे हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। अगर स्वच्छता नहीं रखोगे तो हम जल्द से जल्द क्या होगे, तो बीमार होंगे, जल्द से जल्द क्या होगे, तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद बात करेंगे घाव की पट्टी करने के लिए आवश्यक वस्तुएं लिखो, ठीक है। घाव की पट्टी करने के लिए आवश्यक वस्तुएं, तो भैया मान लो तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई घाव है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मुझे क्या है, एक घाव है, ठीक है। तो ये घाव की आपको पट्टी करना है, ठीक है, पट्टी करना है यहाँ पे। तो आप पट्टी करने के लिए क्या क्या आपके पास वस्तुएं होनी चाहिए, तो आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन क्रीम होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, ठीक है, गॉज पीस होना चाहिए,
रुई होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए या कैंची होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक किसी भी घाव को जो है क्या करने की पट्टी करने के लिए ये वस्तु आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपके पास भैया रुई नहीं है, पट्टी नहीं है, बैंडेज नहीं है, तो कैसे घाव करोगे, नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो इसलिए घाव को पट्टी नहीं कर पाओगे ना। यहाँ पे कोई घाव है तो आप पट्टी करना है उसको। ठीक है, तो ये सभी चीजें तो होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अच्छे से जो है घाव की पट्टी कर सकते हैं। तो चलिए सभी कैडेट्स, आपका कल जो एग्जाम आने वाला है, कल जितने भी हमारे पेड वाले नॉन पेड वाले सभी बच्चे, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपका जो एग्जाम है आप पूरी तरीके से पूरा सॉल्व करो। ठीक है, और कोशिश करो कि सबसे ज्यादा कम से कम समय में और जल्द से जल्द आप सभी क्या करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और एक बात मैं यहां पे बता दूं सभी के लिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, जिनका भी एग्जाम है या आने वाला है, तो मान लो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, ये क्या है भैया, एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, ड्रिल के उद्देश्य लिखो। ठीक है, या ड्रिल क्या है ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ड्रिल क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। ठीक है, याद रखिए सभी, एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, ड्रिल क्या है, एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इन सभी के आंसर आपको नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आएंगे जिनके आंसर आपको नहीं पता होगा, तो आप सभी को उनका आंसर कुछ ना कुछ लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना है। सभी कैडेट जितने भी देख रहे हो, तो किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़े, सभी के आंसर आप सभी को लिखना ही है। ठीक है, सभी के आंसर लिखना है, खाली किसी को नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं आता है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड लिखो, फास्ट में लिखो। ज्यादा सोचोगे ना, ज्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का समय होता है, पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ज्यादा सोचना नहीं है। उस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ लिखो, उसके रिलेटेड लिखो, जो भी आता है ना उसके रिलेटेड लिख दो, लेकिन लिखो। ठीक है, खाली मत छोड़ो। ठीक है मेरे भैया, खाली मत छोड़ो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, खाली मत छोड़ो किसी भी क्वेश्चन को, सभी को लिखो। अगर नहीं भी आता है ना उस क्वेश्चन का आंसर, तो भी कुछ ना कुछ लिख दो। खाली छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ लिखोगे तो 1 या 2-3 मार्क्स तो भी मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो फिर से एक बार आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तो सभी लोग अच्छे से एग्जाम को सॉल्व करिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो मिलेंगे। और हमारे जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, शाबाश सभी लोग। ठीक है, तो बहुत बड़े, आप इसी तरीके से हमेशा बने रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो सभी लोग अच्छे से, आप सभी को गुड नाइट। चलिए अब खाना खा लीजिए, सभी लोग अच्छे से सो जाइए। तो चलिए मिलते हैं बिल्कुल हमारी कल वाली क्लास में। मतलब कि कल वाली क्लास हमारी क्विज टेस्ट वाली क्लास होने वाली है, तो कल की क्लास में आप सभी को प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो मिलते हैं बिल्कुल कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सानार, अलविदा। आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।